नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सभी खुश होंगे। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ भी होंगे। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का समय चल रहा है, तो सभी की मजबूरी है कि हम सभी घरों में बंद हैं। फिर भी आपका किसी तरह से कोई नुकसान ना हो शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के, आपकी शिक्षा को लेकर के, इसीलिए हम ऑनलाइन व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। कुछ पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी, कुछ हम आगे उसको जारी भी रख रहे हैं। तो जब तक ऑफलाइन पढ़ाई हमारी पहले की तरह सुचारू नहीं हो जाती है, तब तक हम इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे, आप भी हमसे बातचीत करते रहेंगे। कुल मिलाकर हमारी पढ़ाई जो है वो निरंतर रहनी चाहिए, रेगुलर रहनी चाहिए, क्योंकि हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि जिस टाइम ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी उसी टाइम हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पिछली जो कक्षाएं हमने पढ़ी, पिछली जिन कक्षाओं में हमने जो भी बिंदु पढ़े, उम्मीद है कि वो सभी आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जा कर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो क्लासेज आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं, आप उनमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जुड़े रहें, हमसे संपर्क बनाए रखें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन आ भी चुके हैं, स्वागत आप सभी का। तो आज हम चलते हैं एक नई कक्षा की ओर, और फिलहाल हमारा जो नया बिंदु है वो है पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। इस विषय पर आज हम बात करते हैं। तो आइए चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस बिंदु पर आज हम बात कर रहे हैं, वो ऋग्वेद के समय का ऋग्वेदिक काल कहा जा सकता है, या हम उसको उत्तर वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। ऐसा आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। उम्मीद है कि आपको पहले वाली कक्षाएं भी पसंद आ रही होंगी, और आज हम एक नई कक्षा में आपके सामने हैं ही। तो ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिंधु सभ्यता के बाद का जो काल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता एक प्राचीन, या हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक सभ्यता है। उसके बाद का समय हम जो इतिहास में देखते हैं उसको हम ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं, और इसी बिंदु पर आज हम बात भी कर रहे हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता अपने आप में एक परिपूर्ण सभ्यता थी। उस सभ्यता में हमने या सिंधु वासियों ने बहुत विकास भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में हम ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल में कहीं ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप में भी थी, पॉजिटिव भी थी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी थी। कुछ हमारे प्लस पॉइंट थे, कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट थे, जो ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल को सिंधु सभ्यता या सिंधु काल से अलग करते हैं। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ थी, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल जो है वही सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि दोनों के अपने अपने बिंदु हैं। दोनों ही काल, दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक अलग स्थान रखती हैं। तो आज हम ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल के विषय में, ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बिंदु पर जो हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो बिंदु आता है वो है सामाजिक स्थिति, कि ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि हम इसे अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग भागों में ही बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है सामाजिक स्थिति के रूप में। देखिए, समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है सामाजिक। तो कुल मिलाकर मेरा ये प्रत्यय बताने का मतलब ये था कि समाज में जो कुछ हम देख रहे हैं, समाज का जो कुछ अस्तित्व है,
वो सामाजिक कहलाता है। तो ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल में समाज का क्या अस्तित्व था, समाज किस तरह से तरक्की कर रहा था, नहीं कर रहा था, वहाँ के निवासियों का उसमें क्या योगदान था, ये सब जो बातें हैं वो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आएंगी। और इस सामाजिक स्थिति में सबसे पहला बिंदु आता है नगरों का विकास। तो देखिए, नगर जो है वो हमने पीछे भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें हमने काफ़ी विकास कर लिया था, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जितना विकास किया वो विकास सर्वाधिक नगरीय सभ्यता को इंगित करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो विकास था वो नगरीय विकास नहीं था, यानी यहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता से काफ़ी दूर थी, यहाँ के लोग जो हैं वो नगरीय सभ्यता से काफ़ी दूर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय विकास हुआ था वो नगरीय विकास अब शहरी विकास या नगरीय विकास के स्थान पर मैदानी इलाकों में आ गया। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो गंगा यमुना के मैदानों की ओर अपना विकास कर रहे थे। वहाँ खेतीबाड़ी वो अधिक कर रहे थे। हालांकि कृषि का जो कार्य है वो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत होते हुए भी सिंधु सभ्यता में भी था, लेकिन उसकी तुलना में ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता है या इसका जो समय काल है उसमें नगरीय सभ्यता से लोग काफ़ी हद तक दूर थे। फिर अगली बात आती है वर्ण व्यवस्था, कि समाज वर्णों में बटा हुआ था या नहीं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम इस ऋग्वेदिक काल को दो भागों में बांट करके देखें, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल है वहाँ पर व्यक्ति के वर्ण का निश्चय किससे होता था, वर्ण का जो निश्चय होता था वो किससे होता था, व्यवसाय से। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो किस वर्ण में आएगा, वैश्य वर्ण में आएगा। ऐसे अगर एक व्यक्ति राजकाज में रुचि रखता है, अगर एक व्यक्ति राजकाज में या उसके गुणों में संपन्न है तो वो किस में आएगा, क्षत्रिय में। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल जो हम कह रहे हैं उसमें पूर्व वैदिक काल में तो वर्ण का निश्चय किससे होता था, व्यवसाय के आधार पर, कि इंसान जैसा व्यवसाय करेगा वो उसी के अंतर्गत मान लिया जाएगा। और ऐसा होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा जातियाँ या छुआछूत की भावना नहीं थी। ठीक है, तो जातियाँ और छुआछूत इसमें नहीं थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर लौटते हैं, जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर जन्म आधारित क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गई। यानी एक क्षत्रिय के पुत्र ने अगर जन्म ले लिया तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, अगर वैश्य के घर में किसी ने जन्म लिया तो वो वैश्य ही कहलाएगा। अगर एक शूद्र के घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, भले उसमें गुण क्षत्रिय के हों, भले उसमें वैश्य के हों, भले उसमें ब्राह्मण के हों। तो कुल मिलाकर के जो पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक जो काल हम कह रहे हैं उसमें जो व्यवस्था थी व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था, वो अब किस पर आधारित हो गई, जन्म पर, जिसकी वजह से समाज जो है वो जातियों में बट गया। और जातियों में बंटने की वजह से क्या हुआ कि समाज में भेदभाव उत्पन्न हो गया और अंतरजातीय विवाह व्यवस्था जो थी, अंतरजातीय जो विवाह व्यवस्था थी वो इंटरकास्ट मैरिज भी अब बहुत हेय दृष्टि से देखी जाने लगी। क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये किस पर आधारित हो गई थी, जातियों पर। अब जातियों को महत्व दिया जाने लगा और इसी वजह से जो अंतरजातीय विवाह व्यवस्था थी वो हेय दृष्टि से देखी जाने लगी, यानी उसका समाज में महत्व कम हो गया। समाज में अंतर जातीय जो विवाह है, एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर रहा है तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाने लगा। ये सारी
परंपराएं जो हैं या ये सारे जो आडंबर हैं, ये अब समाज में अपना घर करने लगे, समाज में अपना स्थान बनाने लगे, जो कि हमारे समाज के लिए एक नकारात्मक बिंदु था। आगे हम चलते हैं तो तीसरा बिंदु आता है ब्राह्मणों का प्रभुत्व। इस काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व जो है वो सर्वाधिक बढ़ गया, लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि पूर्व वैदिक काल में तो ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना नहीं था, किंतु धीरे धीरे आते आते उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व सर्वाधिक हो गया। वे अब धर्म गुरु कहलाने लगे, धर्म के ठेकेदार बन गए, यानी ब्राह्मण जो हैं उनको धर्म का सर्वे सर्वा माने जाने लगा। उन्होंने जो धर्म के विषय में कह दिया वो पत्थर की लकीर मान ली गई, वो ही सर्वगुण संपन्न माने जाने लगे धर्म के विषय में। तो ये एक जो रूढ़िवादी परंपरा थी या ये जो दुर्गुण था, ये भी समाज में पनपने लगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं विवाह की ओर। तो विवाह जो है वो अब एक धार्मिक कार्य बन गया, क्योंकि अब ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक था, तो विवाह जो है वो एक धार्मिक कार्य बन गया। और इसमें एक स्त्री से विवाह करने के उपरांत, यानी अगर कोई पुरुष एक स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसके उपरांत भी वो दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है, यानी कुल मिलाकर के बहु विवाह जो है वो प्रचलित हो गया। तो ये एक और दुर्गुण समाज में आ गया। इसके बाद आते हैं हम अहिंसा का बीजारोपण, कि इस ऋग्वैदिक काल में लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यानी इस समय में जो ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों तरह के लोग थे, शाकाहारी और मांसाहारी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ सामने आई कि उत्तर वैदिक काल में एक तो जो मांसाहारी लोग थे, यानी मांस भक्षण करने वाले, और एक शराब का सेवन करने वाले, इन दोनों लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। इनका समाज में स्थान कम हो गया। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज में इस तरह की व्यवस्था होने से अहिंसा का प्रभुत्व बढ़ गया। लोग अहिंसा की ओर आकर्षित होने लगे। लोग ये जानने लगे कि अहिंसा का भाव प्रत्येक प्राणी में होना चाहिए। फिर अगला बिंदु, अगले पॉइंट पर हम आते हैं, मनोरंजन के साधन, एंटरटेनमेंट के लिए लोग जो है वो नाटक खेलते थे, संगीत वगैरह सुनते थे, इंस्ट्रूमेंट आदि बजाया करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, डांस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, दोनों में ही हम इसको मान सकते हैं। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो है वहाँ पर केवल जुआ, एक खेल जो है जिसको हम शतरंज महाभारत में भी देखते हैं, चौसर का खेल। तो ये जो चौसर का खेल है, जिसको आज की भाषा में हम लूडो कहते हैं, तो ये जो चौसर का खेल है केवल यही था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन साधनों में वृद्धि हुई, लोग संगीत आदि में भी रुचि लेने लगे, लोग नाटक में भी रुचि लेने लगे। तो कुल मिलाकर के मनोरंजन के साधन थे उनमें भी वृद्धि हुई। फिर हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? अच्छी थी। स्त्रियों को बराबर सम्मान मिलता था, स्त्रियों को समाज में, घर परिवार में बराबर सम्मान मिलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जब बहु विवाह प्रथा प्रचलित हो गई, जब बहु विवाह चलन में आ गया, तो स्त्रियों की दशा बिगड़ने लगी। स्त्रियों का जो सम्मान था वो खोने लगा और स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई? अब दयनीय। यानी स्त्रियों को दुख प्राप्त ज़्यादा होने लगे। स्त्रियों की स्थिति अब, या स्त्रियों का जो सम्मान था वो अब पतन की ओर लौटने लगा, यानी उसका नुकसान होने लगा। स्त्रियों को समाज में, स्त्रियों को परिवार में पहले वाला सम्मान अब प्राप्त नहीं था। फिर आगे हम बात करते हैं शिक्षा की। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ वगैरह होने लगे, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया और शिक्षा जो है
उसका स्थान भी पहले की अपेक्षा अब कम हो गया। यानी पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का जो महत्व है वो कम हो गया। अब शिक्षा पर इतना महत्व नहीं दिया जाने लगा और पहले केवल वेदों का अध्ययन होता था, अब अन्य विषयों का भी अध्ययन करवाया जाने लगा। ठीक, तो पहले की अपेक्षा जो है शिक्षा वो अपने पैर तो पसार रही थी, यानी उसमें विषय तो अनेक हो गए, लेकिन जैसे पहले महिलाओं को, पहले स्त्रियों को, पहले बालिकाओं को भी शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, वो वाली चीज़ें अब खत्म होने लगी। अब उनको वो स्थान नहीं मिल रहा था और पहले जो केवल वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी उसका विस्तार होने लगा। फिर हम बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन की ओर। तो पारिवारिक जीवन में पूर्व वैदिक काल में क्या था? संयुक्त परिवार व्यवस्था थी और उसका मुखिया जो होता था संयुक्त परिवार का, वो मुख्यतः कौन होता था? पिता उसका मुखिया होता था, यानी कुल मिलाकर के पुरुष प्रधान था। और वही चीज उत्तर वैदिक काल में भी हमको देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं भोजन और वेशभूषा की। तो भोजन और वेशभूषा में ऐसा कुछ विशेष है नहीं जिसका उल्लेख यहाँ किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें, फिर भी अगर आप प्रश्न की दृष्टि से अगर इसको देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इसको देखते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं, आप वहाँ पर इसका उल्लेख कर सकते हैं कि गेहूँ और चावल जो है, गेहूँ और चावल, इसका उपयोग भोजन में सर्वाधिक होता था। और ब्रह्मचारी जो हैं वो क्या करते थे? ब्रह्मचारी और तपस्वी जो हैं वो मृग चर्म का उपयोग करते थे। हिरण की चमड़ी को वो अपनी शरीर पर लपेटते थे। कौन? ब्रह्मचारी और तपस्वी। फिर हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था वही है, 4 आश्रम थे। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो कुल मिलाकर के 4 आश्रम इसमें माने गए। वही 100 वर्ष की आयु मानी गई। 25-25 वर्ष हर एक आश्रम में बांट दिए गए कि प्रारंभिक 25 वर्ष तक व्यक्ति केवल अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा। अगले 25 वर्षों में वो गृहस्थी बन जाएगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। अगले 25 वर्षों में वो वन में जाकर के तपस्या आदि करेगा और अंतिम 25 वर्षों में वो अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब संन्यास ग्रहण कर सकता है, अपने जीवन का त्याग कर सकता है। कुल मिलाकर के ये 4 आश्रम इसमें भी देखने को मिले जिनके विषय में हमने पढ़ा। फिर करते हैं इसके दूसरे बिंदुओं की। तो उन बिंदुओं में सबसे पहले बात आती है राजनीतिक दशा कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दशा कैसी थी, शासन व्यवस्था क्या थी, किस तरह से राजा जो है वो अपना शासन चला रहे थे। तो सबसे पहले इसमें बिंदु आता है शासन सत्ता का विस्तार। शासन सत्ता का विस्तार करने का मतलब है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन था वो क्या था? केवल सिंधु नदी तक सीमित था। जैसे सिंधु वासियों का जो शासन होता था वो सिंधु नदी तक सीमित था, इसीलिए उनको सिंधुवासी कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आर्य आए, उत्तर वैदिक काल के लोगों को जिनको हम आर्य कहते हैं, उन्होंने अपना शासन कहाँ तक फैला दिया? गंगा यमुना के मैदानों तक। जैसा कि हम शुरुआत में देख भी चुके हैं, तो गंगा यमुना के मैदानों तक इनका शासन हो गया, इसलिए इसको कहा गया शासन सत्ता का विस्तार। फिर है राजा के अधिकारों में वृद्धि कि राजा के अधिकार भी अब बढ़ गए। पहले की अपेक्षा राजा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। ये छोटे छोटे जो राजा होते थे, तो एक बड़ा राजा जिसको हम सम्राट कह सकते हैं, वो क्या करता था? छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर लेता था और वो जो सम्राट है वो उस सब पर नियंत्रण रखेगा, छोटे राजाओं पर नियंत्रण रखेगा। और राजा की देवीय सिद्धांत, देवीय
उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित होने लगा कि राजा जो है वो ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत है, राजा को ईश्वर ने बनाया है, राजा कोई प्रजा से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये चीज़ें अब राजा के विषय में मानी जाने लगी, राजा के विषय में कही जाने लगी। फिर बात हम करते हैं राज्य की। तो राज्य जो है वो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था इसमें लोकप्रिय थी, लेकिन कहीं कहीं पर गणराज्यों का भी उल्लेख हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, राजतंत्रीय व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन इसके साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी। और राजा के विषय में एक और बात ये कि राजा जो है वो निरंकुश नहीं हो सकता था। यानी अगर प्रजा चाहे, अगर उसके मंत्री आदि चाहें तो राजा को अपदस्थ भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं उसके प्रमुख अधिकारियों की, जिनमें सबसे प्रमुख अधिकारी का नाम आता है रत्निन। यानी राजा को जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है उसको रत्निन कहा गया। या ऐसा मान लीजिए कि जो राजा के अन्य अधिकारी वगैरह या मंत्री वगैरह होते थे, उन मंत्रियों को क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। और उनकी संख्या में अब संख्या जो है वो बढ़ गई थी। यानी पहले की तुलना में मंत्री जो हैं वो अधिक होने लगे, विभाग अधिक होने लगे। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग अलग है, चिकित्सा विभाग अलग है, परिवहन विभाग अलग है। तो इस तरह से मंत्रियों का काम अब बांट दिया गया, और विभाग बढ़ने की वजह से अब इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी। फिर हम बात करते हैं सभा और समिति की। तो सभा और समिति में ये दो संस्थाएं थी जो शासन चलाने में अपना योगदान देती थी। सभा जो है, ये जो सभा है ये एक ग्राम स्तर की संस्था थी। यानी एक राज्य जो है वो छोटे छोटे ग्रामों में बटा रहेगा, और ग्राम के जो स्थानीय काम थे, गांव पर होने वाले जो स्थानीय कार्य थे, उनकी देखभाल किसकी थी, किसकी जिम्मेवारी थी, सभा की। और जो समिति है वो राज्य की एक केंद्रीय संस्था थी। केंद्रीय का मतलब जैसे वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकार होती हैं, वैसे ही ये जो केंद्रीय सरकार है वो तो हो गई समिति, और जो ग्रामीय या ग्राम स्तर पर जो व्यवस्था देखी थी वो है सभा। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आगे हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था में क्या था कि न्याय प्रदान करने के लिए राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें करता था। यानी पहले की तुलना में अब न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। क्योंकि पहले तो क्या था कि राजा ही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन अब राजा निरंकुश नहीं था, राजा पर नियंत्रण था, और राजा जो है वो न्याय व्यवस्था के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। तो न्यायाधीश का कार्य होता था कि वो न्याय व्यवस्था पर ध्यान दे, न्याय व्यवस्था को सुचारू रखे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक सभ्यता के पक्ष में। ऐसे ही जो युद्ध वगैरह हैं, उन युद्ध वगैरह में भी छल कपट का सहारा लेना बंद कर दिया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं धार्मिक दशा की ओर, कि जो समाज या जो सिंधु सभ्यता के बाद पनपी सभ्यता, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल जो है, उसमें धार्मिक दशा कैसी थी, यानी धर्म के विषय में क्या कुछ इसमें बताया गया, धार्मिक वर्चस्व, धार्मिक स्थिति क्या कुछ कैसी थी। तो उसके विषय में सबसे पहले आता है देवता। तो देवता जो है वो पूर्व वैदिक काल में तो केवल प्रकृति की उपासना होती थी, यानी पेड़ पौधे इत्यादि, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब देवताओं का भी विकास हो गया। विकास होने का मतलब इसमें ब्रह्मा है, ठीक है, शंकर हैं, विष्णु हैं, आदि देवताओं का वर्चस्व बढ़ गया, आदि देवताओं की प्रधानता हुई, आदि देवताओं का नाम लिया जाने लगा। फिर यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञों के कारण ब्राह्मणों के प्रभुत्व तथा प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि। जैसा हमने पीछे देखा कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वेसर्वा मानने लगे, वो अपने आप को धर्म गुरु कहलाने लगे, तो उन्होंने यज्ञ आदि की व्यवस्था शुरू कर दी, कर्मकांड इत्यादि को महत्व देना शुरू कर दिया। फिर आगे है महायज्ञ और ऋण। महायज्ञ जो हैं वो 5 माने गए।
और ऋण जो है वो 3 माने गए। पंच महायज्ञों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ, फिर आता है देव यज्ञ, उसके बाद आता है पितृयज्ञ, फिर आता है बलि या भूत यज्ञ, और अंत में आता है अतिथि यज्ञ। देखिए ब्रह्म यज्ञ जो है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उपासना इत्यादि, पूजा इत्यादि से संबंधित है। देव यज्ञ जो है उसको हम अग्नि यज्ञ भी कह सकते हैं, तो इसमें हम हवन इत्यादि के विषय में बात करते हैं। पितृयज्ञ जो है वो अपने पूर्वजों को स्मरण करने के विषय में है। बलि या भूत यज्ञ जो है उसको हम समाज में या भोजन करते वक्त जो एक निवाला हम श्वान वगैरह के लिए, कुत्ते वगैरह के लिए निकाल देते हैं, उसको हम इससे संबंधित कर सकते हैं। और अतिथि यज्ञ को हम नृ यज्ञ भी कहते हैं, यानी अतिथियों का आदर सत्कार करने के लिए जो हम समर्पण करते हैं वो अतिथि यज्ञ है। ऐसे ही ऋण में भी 3 हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण जो है, पितृ ऋण जो है वो तो ऐसा माना गया कि 3 तरह के कर्ज एक व्यक्ति पर होते हैं, जिसमें पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलेगी, जब वो संतान उत्पत्ति करेगा। यानी एक पुरुष जो है वो अपने समान संतान उत्पत्ति करके अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर ऐसे ही पितृ ऋण के बाद अगर हम बात करें ऋषि ऋण की, तो वो अध्ययन अध्यापन करके जब उस ज्ञान का उपयोग करेगा तो वो ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और अंत में जो देव ऋण बचता है वो देवताओं के प्रति है, और उसके बारे में कहा गया कि एक व्यक्ति अगर पूजा उपासना इत्यादि पूरे मन से करता है तो वो देव ऋण से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अंत में हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। इन सब के अलावा समाज में यहाँ पर कुछ बिंदु और हैं धार्मिक दशा के रूप में, जिसमें हम संस्कारों की बात कर सकते हैं। और संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है, जिनमें हम जन्म से आधारित संस्कार है, मृत्यु से आधारित संस्कार है, शिक्षा से संबंधित संस्कार है, नामकरण संस्कार है। ये 16 संस्कारों की व्यवस्था इसमें की गई थी कि इंसान के समय समय पर ये 16 कार्य किए जाते हैं इंसान के जीवन में, जिनको संस्कारों का नाम दे दिया गया। और अंत में हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की, कि उत्तर वैदिक या पूर्व वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो कृषि सबसे पहले जो बिंदु है उसके बारे में कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था आमदनी का, वो क्या था? कृषि ही था। यानी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि पर ज़्यादा आश्रित थे, वैसे ही आर्य भी सबसे ज़्यादा किस पर आश्रित थे? कृषि पर ही आश्रित थे। कृषि के द्वारा ही ये उत्पादन प्राप्त करते थे और फसल इत्यादि को बेच करके आमदनी इकट्ठा करते थे। फिर हम बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में पालतू पशुओं को महत्व ज़्यादा दिया जाने लगा। इस समय में घोड़े का जिक्र भी आया, जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। और गाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण पशु बन गया पालतू पशुओं में। फिर हम बात करें उद्योग धंधों की, तो उद्योग धंधों में औजार, हथियार और आभूषण भी अब बनने लगे। यानी पहले केवल खेती वगैरह में काम आने वाली वस्तुएं ही बनती थी। पहले केवल साधारण वस्तुएं बनती थी, साधारण जैसे तांबे वगैरह से बनने वाली वस्तुएं थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांस्य से बनने वाली वस्तुएं थी। लेकिन अब अन्य धातुओं का भी आविष्कार हुआ, जैसे चांदी है, जैसे ताम्र है, जैसे लोहा है। तो इन चीज़ों की, इन धातुओं की भी व्यवस्था हुई, इनका भी आविष्कार होने लगा। तो कुल मिलाकर के अब जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास होने लगा, उद्योग धंधे ज़्यादा बढ़ने लगे। और अंत में हम बात करेंगे व्यापार की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत। तो व्यापार जो है उसमें विदेशी व्यापार में भी हम बराबर के भागीदार थे। विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा था, हम विदेशों से भी व्यापार कर रहे थे। और व्यापारियों ने जो है वो अपने संघों का निर्माण कर लिया था, व्यापारियों ने अपने संघ बना लिए थे। कुल मिलाकर के ये जो
पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक काल के विषय में हमने पढ़ा। ये एक मिला जुला स्वरूप था सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आई सभ्यता का और सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से कम था या सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बिंदुओं में ये सिंधु घाटी सभ्यता से अच्छा भी था और कुछ बिंदुओं में सिंधु घाटी सभ्यता से कम भी था। तो इस पर काफ़ी कुछ प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता का भी था, लेकिन फिर भी हमने सबसे बड़ी चीज़ हम इसमें क्या देखी कि ये आर्य थे और आर्यों का मतलब क्या कहा गया है, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो सिंधु ऋग्वैदिक सभ्यता है या उत्तर वैदिक सभ्यता है, पूर्व वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक सभ्यता है, वो श्रेष्ठ मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि आर्यों का मतलब ही श्रेष्ठ था। उम्मीद है कि आपको आज वाली कक्षा भी पसंद आई होगी। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।